अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन जमातों का अलायंस पीडीएम पिछले हफ्ते तक एक साथ नजर आ रहा था। जब सेनेट के इंतखाबात हुए और इसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसमें भी पीडीएम ने उस सेशन का बायकॉट किया। फिर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हुए, साथ मिलकर लड़ा और ये वाज़ेह था कि पीडीएम का हदफ है कि हुकूमत को हमने गिराना है। पहले तो वो कह रहे थे कि जनवरी तक हुकूमत को गिरा देंगे, लेकिन फिर इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा किया, इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है उस पर वाज़ेह इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात अब बंद कमरों तक नहीं है बल्कि पब्लिकली किए जा रहे हैं। और सिर्फ मसला इस्तीफों के हवाले से नहीं है, इसके अलावा भी गिले शिकवे हैं जो कि दोनों जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज जियो से खुसूसी बात की है और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पीपल्स पार्टी की सीईसी के बाद कोई मुस्बत जवाब आएगा। और उन्होंने कहा कि तजवीज़ ये है कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाएगा, इसके बाद सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाएगा। और अगर उन्होंने ये भी कहा है कि और सिर्फ ऐवानों में ही अगर लड़ना है तो फिर पीडीएम बनाई क्यों थी। क्या कहा है मौलाना फजल रहमान साहब ने, सुनिए। इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने अक्ल दी है और शऊर दिया है। हम अपने फ़ायदे नुकसान को समझते हैं। इस तजवीज़ को कबूलियत मिल रही है कि अगर हम पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े का आगाज़ करें, फिर हम सूबाई असम्बली की तरफ जाएँ, भला आखिर में हम सिंध हुकूमत की तरफ जाएँ और सिंध असम्बली को तोड़ने की तरफ जाएँ। ऐसा नहीं है कि खुदा न खासा कोई पीडीएम की जो साख्त है या मुतासर होगी या हम मुस्तक़बिल में जाकर कोई मुतफ़क़ा फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं। एक वक्ती इम्तिहान होता है, थोड़ा सा उससे निकल जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और अगर रास्ता नहीं निकला तो क्या पीडीएम की 9 जमातें पीपल्स पार्टी के बगैर ही अपनी तहरीक को जारी रखेंगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने, और पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मंजूर साहब, दोनों जमातें, आप हो या पीएमएलएन हो, ये कहती आई हैं कि इस हुकूमत को एक दिन भी बर्दाश्त करना बड़ा महंगा पड़ेगा आवाम को और पाकिस्तान की मईशत को। मुल्क नहीं चला सकते ये लोग। फिर क्या वजह है कि अगर एक डेडलॉक है कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं, इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च में जाना है, ये एक फैसला करना है जो आप लोगों ने कहा था कि हमारी सीसी में किया जाएगा, तो सीसी की तारीख इतने टाइम बाद क्यों रखी? मतलब ये तो 2-3 दिन में बुलाया जा सकता था, 4 अप्रैल तक की डेट क्यों दी है? प्रैक्टिकली तो इसका मतलब ये होगा कि जून तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि फिर ईद आ जाएगी और ईद के बाद फिर गर्मियां शुरू हो जाएंगी। देखिए, दो आपके सवाल के पहलू हैं। एक पहलू ये है कि वहाँ पे लिखा है, जो स्ट्रेटजी पेपर है उसके लास्ट पे लिखा है कि मुनासिब वक़्त पर हम इस्तीफ़े देंगे। मतलब ये है कि मुस्ताफ़ी अगर होना है तो मुनासिब वक़्त हो सकता है। पीडीएम की बाकी जमातों के नज़दीक मुनासिब वक़्त आ गया हो, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं आया। जब तक मूवमेंट का, तहरीक का मोमेंटम नहीं बनता, तब तक आप लास्ट डेटरेंस, जिस तरह से एटम बम की बात की, तो वो आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत हमेशा ही दुरुस्त हो। 85 की मूवमेंट जो थी, जब 85 का इंतखाब हुआ, एमआरडी उस वक़्त थी, तो एमआरडी की सारी जमातों ने हमें प्रेशराइज़ किया। हम बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस प्रेशर में हमने बाइकआउट कर दिया। नतीजा क्या निकला? आज भी हम भुगत रहे हैं। सारी जो सियासी जमातें थी वो आउट होगी, नॉन पॉलिटिकल लोग वापस आ गए। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हमें कामयाबियां मिल रही थी, तो अचानक क्यों मशरूत कर दिया गया 2 दिन पहले ये इस्तीफे पहले दिन? हम ये समझते हैं कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती हैं और लॉन्ग मार्च हो सकता था। दूसरा अलमिया यह है कि बतौर एक जिम्मेदार ओहदेदार के मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बताएं तैयारी क्या थी लॉन्ग मार्च की। लाहौर का जो जलसा था उससे पहले तो पीडीएम की मीटिंग हुई थी। इस लॉन्ग मार्च से पहले कौन सी मीटिंग हुई? हम कहते रहे बार बार, चूंकि यहाँ पे नून लीग ने लीड करना था, तो उन्होंने कोई पीडीएम की मीटिंग नहीं बुलाई और उसकी हम बार बार कहते रहे। इसकी चौधरी साहब, ये जो मीटिंग थी 26 तारीख की मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं, और बगैर उसके 26 तारीख के लॉन्ग मार्च के लिए जो मीटिंग थी, पीडीएम की आखिरी मीटिंग, ये तो उसी पर्पस के लिए बुलाई गई थी ना कि लॉन्ग मार्च पे भी बातचीत होगी। नहीं, ये तय हुआ था इससे पहले कि सूबे अपनी अपनी कमेटियां बनाएंगे और सूबों के अंदर तैयारी होगी। सही। हमने मीटिंग की अपनी पीपल्स पार्टी की। निसार खोड़ो साहब सिंध को लीड कर रहे थे, उन्होंने हर डिवीजन का दौरा किया
और हार्ट डिवीजन में मीटिंग्स की। यहाँ पे बताएं कौन सी मीटिंग हुई है। मैं ये मुस्तफा साहब से पूछता हूँ, लेकिन चौधरी साहब मुझे ये बताइए कि अगर ये मामला किसी जगह पे ये मामला हल तलब है, इनका हल निकालना है, तो इतनी ताखीर क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी के? 4 अप्रैल को फिर हम जलसा करेंगे, उसके बाद सीसी होगी, 2 दिन में बुला सकते थे सीसी। ताखीर कर रहे हैं 4 अप्रैल से सीसी के लिए आपने तारीख दे दी है। ताखीर क्या है? उससे पहले क्या लॉन्ग मार्च हो सकता था? नहीं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। अब लॉन्ग मार्च तो रमजान के बाद ही चला गया ना, तो उससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम अचानक इमीडिएटली बता के तो अगले दिन करेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च हो जाएगा? मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं थी। हमें मुजरम बनाया गया है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों मुजरम बनाया जा रहा है। हम कामयाबियां हासिल कर रहे थे और मुझे ये यकीन है कि ये अगर पीडीएम साथ हो तो हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बना सकते हैं। मुझे पता है इस बात का। जब मौका था आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया उस वक्त? नहीं, वो मौका नहीं था। वो मौका हम जब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे तब था ना मौका। अच्छा, हम अपनी प्रेपरेशन अपने टाइम पर आप लेकर आएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं कि हमें मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है? कोई तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च की, ये मुमकिन नहीं था लॉन्ग मार्च होना क्योंकि किसी ने तैयारी नहीं की थी। और आप लोगों ने कहा था कि आप मीटिंग बुलाएंगे, उसमें तैयारी होगी बाकायदा। कह रहे हैं ना कोई कमेटी बनाई, हमने तो निसार खोड़ साहब को असाइन कर दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने कुछ नहीं किया। जी, मैंने तो बिल्कुल इनको मुजरिम नहीं कहा। मुझे नहीं मालूम कि क्यों कह रहे हैं कि मुजरिम इनको कहा जा रहा है। हमारी इख्तलाफ राय है, हमारी शुरू में भी थोड़ी सी इख्तलाफ राय थी कुछ पार्टीज का, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है। हमारा नुक्ता नजर ये था कि हमें सख्त रवैया लेना चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जैसे फैटफ के बिल पास हुए और जो भी इमरान खान साहब का रवैया रहा है या पीटीआई का रवैया रहा है, उससे हमें मालूम था कि पार्लियामेंट के अंदर हमें खातिर खा कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक फैशिस्ट हुकूमत है जो इस वक्त अपना काम कर रही है। तो वो फैशिज्म के जरिए नैब को इस्तेमाल करते हुए, दूसरे इदारों को इस्तेमाल करते हुए इसी तरह जमहूरियत का मजाक उड़ाती रहेगी। ये हमारा नुक्ता नजर था। और पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर था कि नहीं, हमारे ख्याल में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, हम पार्लियामान के अंदर इनको शिकस्त दे सकते हैं और हमें सेनेट नहीं खाली छोड़ना चाहिए। तो सारी पार्टीज ने पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नजर था उसका एहतराम किया और इस तमाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। अब मौजूदा हालात में जिस तरह के सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, जैसे 3 मुरब्बा फुट में आपको 5 या 7 कैमरे नजर आए हैं, जैसे कैमरे की जो फिल्म है वो सही, लेकिन डॉक्टर साहब आगे की अगर हम बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सख्त, आप कहते हैं कि मुझे हमें सख्त एक रूट अपनाना चाहिए, तो वो तो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी किसी की, हम कहां से करते लॉन्ग मार्च? मेरी बात मुझे कर लेने दीजिए, मैं तैयारी की तरफ भी आ जाता हूँ। तो पहला तो मुकदमा हमारा नुक्ता नजर है या 9 जमातों का नुक्ता नजर है, वो ये है कि पार्लियामान के अंदर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक फैशिस्ट वक्त गुजर रहा है। इस वजह से सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद ये वाजे हो गया कि पार्लियामान वो फोरम नहीं है, ये तो फज करने का एक फोरम इन्होंने बना दिया है, जिसमें धौंस धांधली के जरिए, नैप के जरिए बच्चियों की वीडियोस दिखा दिखा के ये वोट लेंगे। अब ये बात हो गई क्लियर। फिर आपने भी जिक्र कर दिया कि उनका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उस वक्त भी हम कुछ मोबिलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन चलें, बहरहाल हमने नहीं की। हमारी तरफ से तो 26 को जो हमने अपना काम करना था, हमारे तो रोजाना सनाउल्लाह साहब ने बेशुमार मीटिंग्स की हैं और हमारा ख्याल है कि हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि तैयारी नहीं थी तो ये ठीक है, उनका मौका है, वो कह रहे हैं कि ये तय था कि मीटिंग बुलाई जाएगी, जैसे लाहौर में जब जलसा था उससे पहले पीडीएम की एक मीटिंग की थी, यहाँ पे भी तयशुदा था, मीटिंग बुलाई थी। वो कह रहे कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई इस हवाले से। चलिए, अगर नहीं बुलाई गई तो ये पीडीएम की मीटिंग थी जिसमें तमाम फैसले हो सकते थे, क्योंकि लोकल मोबिलाइजेशन तो हो रही थी। हमारा हर एमएनए जो है उसको टारगेट दिया गया था कि उसने कितने लोग लेकर आने हैं, हर एमपीए को टारगेट दिया गया था। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया होगा और अगर हमने अपने नोट्स जो है वो कंपेयर करने थे और उसको कोऑर्डिनेट करना था, तो इस मीटिंग में अगर लॉन्ग मार्च का फैसला हो जाता तो वो तमाम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाती। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन की तैयारी थी, मोबिलाइजेशन चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, लेकिन चौधरी मंजूर साहब अगर मामला सिर्फ स्ट्रेटजी के इख्तलाफात पे था, आप कह रहे थे कि पार्लियामानी तरीका अपनाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे निकल के प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, तो फिर ये मुझे बात बताइए कि इस मीटिंग में जरदारी साहब ने तो बाकायदा नवाज शरीफ साहब को एम्बैरस किया ना, ये कह के कि आप आए पहले
सबको जेल जाना पड़ेगा, इसाक डार साहब ने वोट नहीं दिया, आप आए तो आपको इस्तीफे दे देंगे, मतलब ये शर्त रखने की, ये बात करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसी पे बात करते कि कौन सी हिकमत अमली बेहतर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इसी पे बात करते। देखिए उसमें देखिए ना, वहां पे लिखा हुआ है मुनासिब वक्त पर। अब इस पे सारी डिबेट है। ये समझते हैं मुनासिब वक्त आ गया है, हम समझते हैं नहीं आया। मुनासिब वक्त हमारे नज़दीक वो है जब मूवमेंट का मोमेंटम होगा। तो हमने कहा लॉन्ग मार्च स्टार्ट कीजिए, हम तैयार हैं। बिलावल साहब 26 को कराची से निकल रहे थे, बाकी रास्ते में लोग ज्वाइन करते जाएं। तो इस पे हमने पूरी प्रेपरेशन भी की थी, प्लानिंग भी थी सारी, लेकिन उसको इस्तीफों से मशरूत कर दिया गया। देखिए कुछ जमातें, मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं चौधरी मंजूर साहब। सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इसी पे बातचीत होती कि कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होती, तो मेरे ख्याल से एक खुशगवार माहौल में एक डिबेट होती जैसे जमहूरी कल्चर में होती है। लेकिन जब एम्बैरेस करेंगे कि आप बाहर बैठे हुए हैं, आप आए जेल जाने के लिए तैयार हो, तो फिर वो तो मामला तो बिगड़ेंगे ना, माहौल तो बिगड़ेगा फिर। मैं मीटिंग में नहीं था, लेकिन कायरा साहब ने आपके जो प्रोमो है उसमें, उसके जो आपने दिया उनका, उसमें उन्होंने बताया कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसके रिएक्शन के तौर पर ये होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हमारे नज़दीक अभी मुनासिब वक्त नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इस सिस्टम में तातल पैदा कर दिया जाए, तो तातल अयूब खान के टाइम पे भी हुआ था, फिर वो 10 साल चला तातल, फिर 9 जमातों ने 9 सितारे बने थे, 9 जमातों ने तातल पैदा किया, फिर वो 11 साल चला, फिर वो मुशर्रफ के दौर वाला भी चला। तो हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि जब हमारे पास आईनी तरीके मौजूद हैं इसको घर भेजने के, तो हम उनको पहले एग्जॉस्ट तो कर लें। और हमें कामयाबियां मिली जिमनी इलेक्शन की। ठीक है, जिमनी इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया। अब मुस्तफा मलिक साहब, ये मैंने सुना है पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा ये कहते हैं कि उस मीटिंग में जब हमने ये पूछा कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए और इसके बाद बाय इलेक्शन हो गए तो फिर हम कहां खड़े होंगे, तो इस पे उनको बताया गया कि देखिए बाय इलेक्शन तो नहीं होंगे, इतनी सारी सीटों पे जब आप इस्तीफा देंगे मुमकिन नहीं है। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, हो सकता है कि हुकूमत गिर जाए, नए इलेक्शंस में हम चले जाएं, तब भी यही इदारे होंगे, यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही कवानीन होंगे, इसके तहत ही हमें अगला इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो निजाम की तब्दीली कैसे आएगी? वो कह रहे हैं कि इस बात में हमें कन्विंस नहीं कर सके। अब अब्बासी साहब हो, आप हो, एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि हम निजाम की तब्दीली के निकले, इस्तीफे दे दिए अगर आप लोगों ने, नए इलेक्शन कॉल हो जाते, तो निजाम की तब्दीली कैसे आएगी? जी, निजाम की तब्दीली इसी तरीके से आती है ना, जब आप एक नया मैंडेट लेकर आते हैं जो अवामी मैंडेट होता है। उस अवामी मैंडेट के तहत आप तमाम तरीकाकार जो जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिस तरीकाकार से नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तब्दीलियां आप एक मौसर अंदाज में लेकर आते हैं और निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं। निज़ाम को तब्दील करने का मकसद क्या है? यही और तरीकाकार है क्या? सर ये तो हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहे हैं ना आप, क्योंकि मैंने सुना है अब्बासी साहब कहते हैं कि देखिए जब हमारी हुकूमत भी थी तो क्या हमारी हुकूमत थी, क्या सारे फैसले हम कर रहे थे? तो वो तो निज़ाम की, वो तो पावर बैलेंस की बात कर रहे हैं ना कि किसके पास पावर होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि ये ताकत जो है हमें कहाँ से मिलती है? ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो तहरीक चल रही है उसकी वजह से बहुत सी स्पेस हमारे लिए क्रिएट हुई है, और वो इसी वजह से क्रिएट हुई है। आपको मालूम है कि आपके यहाँ टिकर भी नहीं चल, आपके यहाँ का मतलब आप अकेले नहीं है, मीडिया की आज़ादी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, सियासी एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्रिटिसिज्म पॉलिसीज के ऊपर जो है वो बढ़ा है, बेशुमार चीजें जिनका गुमान में भी नहीं आता था कि टेलीविजन पे आ सकती हैं, वो टेलीविजन पे अब डिबेट होती है। तो ये स्पेस इसी मोबिलाइजेशन के और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से खुली है, और हम ये समझते हैं कि वो वक्त आ चुका है। हमारा नुक्ता नजर ये है कि जिस तरह जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, उसके बाद ये उम्मीद रखना कि पार्लियामान के अंदर कुछ होगा, हम समझते हैं नहीं होगा। हम समझते हैं कि ये भी आईनी तरीका है। कहाँ आइन में लिखा है कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते? एक आईनी तरीका कार है। हम अपना एहतजाज लेके आगे चल रहे हैं, आपके सामने कैमरे पकड़े गए, उसके बाद बिल्डिंग सील कर दी गई, किसी को नहीं पता कि उसका जो है। सेनेटर साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि सोच में फर्क है आपकी और पीपल्स पार्टी की, जो मुझे आप बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है और अब सब्स्टिट्यूट इमरान खान के जो है वो पीपल्स पार्टी होंगी? देखिए इस पे मैं तबसरा नहीं कर सकता, ये पीपल्स पार्टी बताएगी कि वो क्या करना है। मरीम नवाज साहब ने ट्वीट में इशारा तो दे दिया था ना।
साहिबा ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। इशारा दिया था मैंने तो जी, इशारा तो उन्होंने उसकी तरफ भी किया होगा। इशारा मौलाना की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा मौलाना की पार्टी में से अफराद को तोड़ा गया, हमारी पार्टी के अंदर उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप ही के टेलीविजन के प्रोग्राम्स में हमें रोज बताया जाता है कि आपका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और नीम बन गया है और शीन बन गया और जीन बन गया है। तो इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जमातें भी तोड़ी जाएं अंदर से और जमातों का इल्हाक भी तोड़ा जाए। तो चौधरी मंजूर साहब, आज ये कहा है फजल रहमान साहब ने कि साजिश हो रही है पीडीएम को तोड़ने की। तो ये जो आप लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं वो उस साजिश के नतीजे में कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी जेन्युइनली समझती है कि ये टाइम नहीं है और हमें ये फैसला इस वक्त नहीं करना चाहिए, या फिर आप कन्विंस हो गए हैं किसी के कहने पे और आप अब पीडीएम से अलग होना चाहते हैं? शहजाद होगा क्या अगर ये इस्तीफे देते हैं? तो वो पागल हैं कि एकदम सारे इलेक्शन करा देंगे। हाँ। वो 50-50, 40-40 इलेक्शन कौमी असेंबली के कराएंगे, सूबों को छेड़ेंगे भी नहीं। हाँ। और पहले अगर ये जो बाइकआउट कर रहे थे सेनेट इलेक्शन का, तो 2/3 मेजॉरिटी तो उधर ले जाते। अगर उधर नहीं हुई तो अब इधर से क्या 2/3 मेजॉरिटी देकर उनको वो 18वीं तरमीम उड़ाएंगे, NFC अवार्ड उड़ाएंगे, सदारती निज़ाम लाएंगे, सारा कुछ ले आएंगे। अब इसको ये आर्गूमेंट देना कोई डील है या साजिश है? साजिश तो फिर अगर जिसने इस्तीफों को नथी कर दिया लॉन्ग मार्च के साथ, फिर वहां पे तलाश करनी चाहिए। अगर किसी जगह पे साजिश हो रही है तो फिर वहां पे तलाश करनी चाहिए किसने नथी कर दी है। ये तो कोई प्लान नहीं था कि इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी कर दिया जाए। सो हम अभी भी ये समझते हैं कि ये रास्ते निकल सकते हैं और रास्ते निकलेंगे, लेकिन डेडलॉक ना पैदा करें। अगर कोई बंदा या पार्टी समझती है कि इस सिस्टम चलते हुए सिस्टम में तातल पैदा कर दे तो रास्ते निकल आएंगे। भाई हमने तारीख में तातल देखे, चले देखते हैं अब भुगते हैं। फिर डॉक्टर साहब और चौधरी साहब कि आपका लॉन्ग मार्च भी कब होता है, क्योंकि पहले लॉन्ग मार्च आपने कहा कि जनवरी में नहीं हो सकता, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर आपने कहा इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इस्तीफे की शर्त रख दी गई है, फिर रमजान आ रहा है, तो लॉन्ग मार्च की क्या तारीख होगी आगे जाके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब ये पीडीएम बनी थी उस वक्त हमने कहा था कि बेशक सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपकी जद्दोजहद जायज़ है। हुकूमत गिराना 5 साल से पहले ये बात जायज़ नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ खुद कहते थे कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। हमने ये भी कहा जनवरी में कि पीडीएम जो है उसका वजूद तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पे गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि एक भी इनकलाबी इकदाम जो उन्होंने कहा था हम उठाएंगे वो नज़र नहीं आ रहा था, कोई तारीख तय नहीं पा रही थी, और फिर इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया। हमने पीपल्स पार्टी से बार बार ये सवाल किया, आपका तो स्टेक है, आप क्यों कौमी असम्बली या सिंध असम्बली से इस्तीफा देकर हुकूमत को गिराना चाहेंगे? और ये भी हमने कहा था कि ऐसा लगता है कि जून तक, यानी कि जून तक लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा, और फिर जून में गर्मियां आ जाएंगी, तो पहले सर्दी में नहीं कर सके थे लॉन्ग मार्च, तो क्या आप गर्मी में भी नहीं कर पाएंगे? एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है, लेकिन आज की स्टेटमेंट की अहम बात यह है कि जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट 2.1% था इस माली साल का, उसको अपवर्ड रिवाइज किया है 3% पे। यह भी कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन 7 से 9% तक होनी थी, अब 7 से 9% के बालाई हद तक होगी, यानी कि 9% के आसपास होगी। और इसकी वजह यह है कि कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि महंगाई में इजाफा जो इस वक्त हो रहा है वो आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगा। लेकिन मीडियम टर्म में यह कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन की शरह होगी वो 5 से 7% होगी। इस पर मजीद बात करेंगे, क्या 3% का जो टारगेट है वो रियलिस्टिक है? और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब साहब ने। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये बताया गया है कि जो शरह सूद है वो तो 7% पे बरकरार रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ टारगेट है उसको 3% पे रिवाइज किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये टारगेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको देखते हुए रियलिस्टिक है? जी, आई थिंक 3% बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट मुझे लगता है। जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों भी जब ये अंडर डिस्कशन था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो 1% और 0.5% की बात करते हैं, और स्टेट बैंक के जो एस्टिमेट थे वो 1.5 to 2.5 थे, तो उस वक्त हम कहते थे कि 2.5 जो है अचीवेबल लगता है। अब भी मुझे ये नजर आता है। और शहजाद ये आप ये देखें कि अभी जो नए महीने हैं ना, उस महीनों में जो ग्रोथ रेट आपको काफी ज्यादा अच्छा नजर आएगा, इसलिए कि पिछले साल इन महीनों में बेस रेट काफी कम था। तो अभी तो जो है वो तकरीबन तमाम कैपेसिटीज नॉर्मल चल रही हैं, और नॉर्मल चल रही है तो वो पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छे नंबर्स जो है वो आपको हर जगह नजर आएंगे।
आज ये बताया गया है कि जो इस साल का इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, वो 7 से 9% रहेगी और इन्होंने अब ये वाजे कर दिया कि अपर साइड पर रहेगी, यानी कि 9% के आसपास, और मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन 5 से 7% रहेगी। ये तो कहा गया है आज इस पॉलिसी स्टेटमेंट में कि कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल नहीं हुई तो जो मुख्तसर मुद्दत में शरह सूद अनचेंज रहेगी, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या है, कमोडिटी प्राइसेस क्या है, पाकिस्तान में एनर्जी की कीमत क्या होगी, इन चीज़ों को स्टेट बैंक ने कहा है कि मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड शरह सूद को 7% पे बरकरार रखा जा सकता है? आई थिंक ये जो इंडिकेशन उन्होंने दिया है, ये आई थिंक इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग, और उसमें ये जाहिर करता है कि स्टेट बैंक जो है वो ये ग्रोथ को फैसिलिटेट करना चाहती है। और इसमें अगर हम ये देखें पिछले 2 दिन के अंदर जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो उससे आई थिंक ये चांसेस हैं कि जो उन्होंने ये अंदाजा किया है कि 7 to 9% के इन्फ्लेशन की जो है वो हायर साइड पे रहेगा। बट मुझे लगता है कि इससे ये ऑयल प्राइस गिरने की वजह से हम ये इसके अंदर जो थोड़ा सा जो है वो रिलीफ देख सकते हैं। आज आरिफ साहब ये कहा गया है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन की मेन वजह है वो सप्लाई साइड है और गालिबन इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने तब्दील नहीं किया है, और वजीर आजम बार बार कहते रहे कि ये एक बड़ा मसला है, महंगाई बड़ा मसला है, हमने इस पे काबू पाना है, हमारा सारा फोकस इस पर है, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब हुई नहीं है। खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए, नंबर्स जो है वो आज भी आए 13.1% के। वजह क्या है, क्यों हुकूमत जो है कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही अब तक? आई थिंक इसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो रीजंस ये है कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो एक्सपेक्टेशन से जो है कम हुई है। प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल में कम हुई है, पर्टिकुलरली जो है वो शुगर की। और फिर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो भी एक रीजन है। और दूसरा अभी सपोर्ट प्राइस भी जो है वो हुकूमत ने बढ़ा दिए। अब अगर आप शुगर की केस लें तो शुगर में शुगर केन की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है। तो जब अगर शुगर मिल की कॉस्ट ही ऊपर होगी तो वो तो आई थिंक उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो कम दामों बेच सके, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी जो लैंडेड इंपोर्टेड कॉस्ट भी जो है वो हाई है। तो मैं समझता हूँ कि एक हद तक ये आप इस पे वो गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट तो कर सकती है, बट मुझे ये लगता है कि इसका हल ये है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़े, उनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ के इस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को जो है वो ज्यादा आसानी से हल किया जा सकता है। रुपया जो है डीवैल्यू हुआ और उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, लेकिन इस साल भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम इजाफा हुआ एक्सपोर्ट में। इनफैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर ड्राइव कर रहा था एक्सपोर्ट्स को, लेकिन फरवरी के महीने में हमने देखा है कि जनवरी के मुकाबले में 7% की कमी आई है। और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जा रही है। तो जो पाकिस्तान ने मार्केट्स हासिल की थी, चाहे वो बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, क्योंकि हमारी मार्केट्स कोविड के बावजूद पहले खुल गई थी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो मार्केट भी हम लूज कर देंगे? तो कोई सस्टेनेबल ग्रोथ नजर आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर में? आई थिंक ये बात आपने बहुत सही उसकी निशानदेही की है। तो एक्सपोर्ट में जितनी मराहत जो है वो गवर्नमेंट ने रिसेंट पीरियड में दी है, उसके मुकाबले में जो है वो हमने उसमें ग्रोथ नहीं देखी है, और वो ग्रोथ ना होना आई थिंक ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। टेक्सटाइल एक शोबा है जो आपको क्विक रिटर्न दे सकता है, बट उसमें भी अनफॉर्चुनेटली कॉटन क्रॉप जो है वो कम हुई तो उसका पूरा बेनिफिट आपको जो है वो नहीं हासिल हो रहा है। अरे साहब, इस माली साल में जो करंट अकाउंट सरप्लस है अब तक 7 माह में वो $0.9 बिलियन का है, और आज स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो जीडीपी का 1% से कम होगा। आपको लगता है क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर में अगर एक्टिविटी शुरू होती है तो पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस बढ़ने की एक वजह है वो ये कि पैसा ऑफिशियल चैनल के थ्रू आ रहा है। तो क्या जब ये एक्टिविटी शुरू होगी उस वक्त भी ये इसी तरह आता रहेगा, या मुमकिन है कि दोबारा पैसा हवाला हुंडी की तरफ आएगा? और दूसरा, जब ऑब्वियसली ट्रैवलिंग शुरू होगी, डॉलर भी बाहर जाता है, तो क्या ये नंबर आपको सस्टेनेबल नजर आ रहा है करंट अकाउंट का? आई थिंक ये चैलेंज होगा कि अनलेस के आपके एक्सपोर्ट जो है वो तेजी से जो है वो बढ़े, क्योंकि अब जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा वो मेनली आपकी जो एलसीज वगैरह खुली हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, और जो ये टर्फ जो है आपने देखा है कि 500-600 बिलियन
रुपीस का जो टर्फ है उसमें एलसीज खुली है, वो जब रिटायर होंगी, जो कि स्टेट बैंक ये कहती है कि हमने स्टेगर्ड मैनर में इसको एलसी जो है वो ओपन की है, ताकि इसका जो भी बर्डन है वो बर्डन जो है वो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो हमें बेयर करना पड़े। जो अच्छी चीज हुई है इस पीरियड के अंदर कि जो पैसा पाकिस्तान में जो डॉलर्स नॉन बैंकिंग चैनल से आते थे वो अब बैंकिंग चैनल से जो है वो काफी बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ जाने को सस्टेन करना आई थिंक पॉसिबल है। बट यू आर राइट कि ये जो है जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रेवलिंग खुलेगी, तो उस वक्त वो जो आपको इस वक्त एडवांटेज मिला हुआ शायद वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आपको एक्सपोर्ट से और इन्वेस्टमेंट से जो है वो मेकअप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को कल अमन मुज़ाकरात की अहम पेशकश की है। आर्मी चीफ ने कल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के सेमिनार से अहम खिताब किया, जिसमें कौमी क़यादत की जानिब से भारत को पेशकश की गई है कि भारत माजी को दफन करके आगे बढ़े और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह है। भारत को इसे हल करना होगा क्योंकि गैर हलशुदा तनाज़ात खित्ते में गुर्बत बढ़ा रहे हैं। Despite being one of the most impoverished regions of the world, we end up spending a lot of our money on defense. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible derailment due to politically motivated bellicosity. आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हथियारों की दौड़ में शामिल होने के बजाय पैसा गुर्बत के खात्मे पर खर्च करना जरूरी है। भारत को मकबूजा कश्मीर में माहौल साजगार बनाना होगा और दोनों मुल्कों को माजी को भुलाना होगा। आर्मी चीफ ने भारत से बामानी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए दुनिया से ताउन मांगते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अंदाजा हो गया है कि किसी और से अच्छाई की उम्मीद रखने से पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मगर आलमी ताकतों को भी ताउन करना होगा। We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global player through their cooperation. I am sure that an economically integrated South Asia is much more suited to them instead of war-torn, crisis-ridden and destabilized zone. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाज़े लफ्जों में भारत को अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, जबकि 2 रोज पहले वजीर आज़म इमरान खान ने भी इसी सेमिनार से खिताब में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा था कि माशी तरक्की के लिए सरहदों पर अमन जरूरी है, मगर भारत को इसमें पहल करना होगी। वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ भारत को मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान की एक अरसे से कोशिश रही है कि भारत मुज़ाकरात की मेज पर आए। दुनिया से भी अपील की जा रही है कि वो भारत को मुज़ाकरात के लिए कायल करे, मगर भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार कर रहा है। अहम बात यह है कि आज अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भारत के दौरे पर हैं, तो देखना होगा कि इस दौरे में पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात होती है या नहीं। आर्मी चीफ के खिताब भारत को मुज़ाकरात की अनप्रेसिडेंटेड पेशकश और इससे जुड़े दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल आर्मी चीफ का अहम खिताब जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा, और एक दफ़ा फिर भारत को पेशकश की है कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम तनाज़ात को हल किया जाए। आप इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी एक दिन पहले की और ये आर्मी चीफ की तकरीर जो है, इनको मिला के देखा जाए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ फॉलो अप है और एक ही चीज़ दोनों में पेश की गई है। एक तो ये कि जो नज़रिया है सिक्योरिटी का, वो दोनों ने जो अपना है वो वादे किया है कि ये आम तौर पे आपको पता है कि अफवाज पाकिस्तान पर ये तोहमत लगाई जाती है कि इनको समझ नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। ये समझते हैं कि सिर्फ बंदूकें और टैंक होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें तो बाकायदा पढ़ाया जाता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा हमारा इंटरेस्ट है, और जब तक वो सिक्योर ना हो इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, तो कोई और सिक्योरिटी जो है उसका नेमल बदल नहीं हो सकती। बहर एनीवे ये एक बड़ी बात है जो उन्होंने कही। फिर आपने जैसे खुद कहा
कि जो इंटीग्रेशन है इस पूरे खित्ते की उसका जिक्र किया। कश्मीर का जिक्र हुआ कि कश्मीर स्टम्बलिंग ब्लॉक है सारे मामले में, जब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। और पेशरफ्त उन्होंने दोनों ने ये बात कही है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान से तब बात करेंगे जब मसला कश्मीर हल हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें कि कश्मीर पर बातचीत हो सके, तो हम बाकी चीज़ें जो है ना वो मसाइल हल कर सकते हैं। सर क्रीक का जिक्र किया, सियाचिन का जिक्र किया और आपस की तिजारत की बातचीत हुई। तो मेरा ख्याल बहुत खुश आइंद है ये रवैया जो है पाकिस्तान का, और तायद करनी चाहिए जो आलमी ताकतें हैं उनको भी इस नज़रिए की और इस ओरिएंटेशन की। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है, चूंकि हिंदुस्तान के ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर भी है अमेरिका की तरफ से, वर्ल्ड की तरफ से, जो कुछ उनके अंदर हो रहा है, जो उन्होंने जमहूरियत के साथ किया है, तो हो सकता है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन मैं कुछ पहले कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है इंतजार करना पड़ेगा जी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नईम लोधी साहब, आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है? क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से जब ये कश्मीर का मामला हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म किया है, तो उस वक्त से हम सिर्फ भारत की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, हम उनके प्राइम मिनिस्टर को हिटलर कहते हैं, उनकी पार्टी को नाजी पार्टी से मिलाते हैं। तो ये हमारा एक रियासत का बयानिया रहा है। तो क्या इस माहौल में जब तक मोदी है, जब तक बीजेपी की हुकूमत है, क्या कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है? या परसों वजीर आजम की जो तकरीर थी या आर्मी चीफ का जो खिताब था, उससे हम एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्रेसर नहीं है, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, मामलात बेहतर हो मुल्कों के दरमियान, और हमें सिर्फ सिक्योरिटी के प्रिज्म से ना देखा जाए। जी, अगर तारीख कोई सबक सिखाती है तो वो ऐसे है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में तो आज तक कोई मसला हल नहीं कर पाए, चाहे वो जितना भी छोटा हो। हमेशा जितने भी हमारे मसाइल हल हुए हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात थी या 65 के बाद की बात थी या ये सिंध ताश मुआहदा था, हर दफा इवन जो कारगिल में हुआ, एक तीसरी ताकत को अंदर आना पड़ा, बल्कि जो लास्ट स्टैंड ऑफ था उसमें भी आपको पता है कि क्या हुआ। तो मुझे ये लगता है कि इस सिलसिले में भी चाहे हमें कोई वो कुव्वतें नजर ना आ रही हों, लेकिन ये जो अगर हालात सही समत में जा रहे हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है, सीज फायर हुआ और अब ये बातचीत है, तो एक कोई और ताकतें इसमें काम कर रही हैं। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये किसी मसले को हल तो नहीं करेंगी, लेकिन एक टेम्परेरी अमन कायम होगा। और टेम्परेरी मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो मेन ताकत है, सुपर पावर है, उनका जो एटीट्यूड है वो ट्रांजैक्शनल है। जब उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो वो बड़ा प्यार और लाड हमें दिखाते हैं, डॉलर्स की खुशबू भी सुंघाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो एक इस्तेमाल शुदा कपड़े की तरह उठा के फेंकते हैं, और जो उनके दिल में आता है वो कहते हैं। तो ये चूंकि अभी उनको हमारी जरूरत है अफगानिस्तान के सिलसिले में, तो मुझे तो ये सारा उसका शाखसाना लगता है कि वो खैर ऑफिस से यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, हालात अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि अब जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो समझती है इन सारी बातों को। अब देखते हैं कि ये दोनों तरफ से जो डिप्लोमेसी चलेगी, जो चालें होंगी, वो कौन किस तरीके से कामयाब होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।